नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों से तबसरे। खास तबसरे इस तरीके से हैं कि 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण के मामले में MP MLA कोर्ट से सपा लीडर मोहम्मद आजम खां को मिली सज़ा के बाद अब उनकी विधानसभा सीट से सदस्यता भी खत्म हो गई, यानी उनकी विधायकी चली गई। कल इस फैसले के आने के बाद ही ये सब तय माना जा रहा था कि अब वो ज़्यादा दिन अपनी सीट पर बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कानून के तहत भड़काऊ भाषण देने मामले में अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो ऐसे MLA की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो अब इसके अयोग्य करार दे दिया जाएगा। मोहम्मद आजम खां को 3 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। इस फैसले के आने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फौरन उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय को इसकी इत्तला भेजी, जिसके बाद विधानसभा ने रामपुर की इस सीट को, जिस पर जीतकर मोहम्मद आजम खां MLA बने थे, रिक्त घोषित कर दिया है। यानी अब वो इस तरीके से शहर की विधानसभा सीट पर फिर से इलेक्शन होगा इस सीट के खाली हो जाने के बाद, मगर अब इस तरीके से अब मोहम्मद आजम खां का एक राजनीतिक वनवास शुरू हो जाएगा। यानी वो अब 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उन्होंने अपने खिलाफ हुई सज़ा पर खुद अपना रद्द अमल जाहिर किया है और कहा है कि वो कानून के फैसले को पूरी तरह मानते हैं, कानून पर उनको पूरा भरोसा है, मगर उन्हें सज़ा ज़्यादा दी गई है, इसके लिए वो कोर्ट में अपील करेंगे। और उधर जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया है। वो बुरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है और दहशतगर्द की घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा है इस बारे में कि कांग्रेस के ही कश्मीरी पंडित को बचाने का दावा करने वाली हुकूमत उन्हें बचा नहीं पा रही है, यानी उन्हीं के राज में वो गैर महफूज है, असुरक्षित है। उधर इस सिलसिले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस सारे मामले के जम्मू कश्मीर के हालात पर जबरदस्त चिंता जताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बारे में तफसीली रिपोर्ट जारी करे ताकि पता चल सके कि ये हालात क्यों बने हैं वहां पर और उस पर काबू पाने के लिए वो क्या करती है। पवन खेड़ा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार की खामोशी से ये हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को और छूट मिल गई है, वो चुन चुन करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। और पिछले 8 साल में, पिछले 10 माह के अंदर 30 लोग मारे गए और उन्होंने सरकार से पिछले 8 साल का हिसाब मांगा है कि वो कश्मीर के हालात पर श्वेत पत्र जारी करके पिछले 8 साल का ब्यौरा दे कि यहाँ पर दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया है। बहरहाल पवन खेड़ा ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर सरकार क्या जवाब देगी और BJP का क्या रुख होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बताते चलें कि मोहम्मद आजम खां को 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने भाषण में, अपने चुनाव प्रचार में इन दोनों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए हैं जो बहुत आपत्तिजनक है। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त वहाँ तैनात DM को लेकर भी काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही थी। तो इन सारे मामलात को लेकर के उनके खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज की गई थी और मुकदमा चल रहा था, जिस पर MP MLA कोर्ट ने उन्हें यह सज़ा सुनाई है। बहरहाल अब आजम खां को अपने सियासी कद को बनाए रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी और उन्हें फिर से आवाम के बीच इस बात को बताना पड़ेगा कि जो जिस तरह से उनके खिलाफ
एक भड़काऊ भाषण देने वाले और काफ़ी बड़बोले नेता की छवि बनी हुई थी, वो ठीक नहीं है। उन्हें खुद इस पर गौर करना पड़ेगा और आवाम के बीच अब उनको फिर से अपनी जद्दोजहद शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाकर होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मोहम्मद आजम खान को सज़ा सुनाई गई तो उनके समर्थकों की तरफ से तमाम बयानात आए, उनके हक में आए, और तमाम संगठनों ने भी कहा कि आजम खान को सज़ा देने में काफ़ी तेज़ी से कानून की कार्रवाई की गई और इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वालों को छोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी, जिसके वो इतने कद्दावर लीडर थे और कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की गठन करने में यानी उसकी बुनियाद रखने में नेताजी मुलायम सिंह के साथ वो शाने बशाना रहे, तो ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। इसको लेके काफ़ी चर्चाएं की जा रही। इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के इस नेता के हक में कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन जब उनसे तमाम अखबार मीडिया वालों ने इस बात पर रद्द अमल जानना चाहा तो कहा उन्होंने अपने वालिद का, अपने पिताजी का हवाला देकर के उनका निधन हुआ है, अभी हम लोग शोक मना रहे हैं। बहरहाल अब इस तरीके से आजम खान की छवि जो है समाजवादी पार्टी में भी किस हद तक ख़त्म होती नज़र आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उधर जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया है। वो बुरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है और दहशतगर्द की घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा है इस बारे में कि कांग्रेस के ही कश्मीरी पंडित को बचाने का दावा करने वाली हुकूमत उन्हें बचा नहीं पा रही है, यानी उन्हीं के राज में वो गैर महफूज है, असुरक्षित है। उधर इस सिलसिले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस सारे मामले के जम्मू कश्मीर के हालात पर जबरदस्त चिंता जताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बारे में तफसीली रिपोर्ट जारी करे ताकि पता चल सके कि ये हालात क्यों बने हैं वहां पर और उस पर काबू पाने के लिए वो क्या कर रही है। पवन खेड़ा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की खामोशी से ये हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को और छूट मिल गई है, वो चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं और पिछले 8 साल में, पिछले 10 माह के अंदर 30 लोग मारे गए और उन्होंने सरकार से पिछले 8 साल का हिसाब मांगा है कि वो कश्मीर के हालात पर श्वेत पत्र जारी करके पिछले 8 साल का ब्यौरा दे कि यहाँ पर दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया है। बहरहाल पवन खेड़ा ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर सरकार क्या जवाब देगी और बीजेपी का क्या रुख होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और उधर दिल्ली की आप सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उन्हें अभी भी जेल ही में रहना पड़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पिछले कई दिनों से वो जेल में बंद हैं और उन्होंने जमानत की तमाम कोशिशें की, मगर इसमें अभी कोई उनको सफलता मिलते नजर नहीं आ रही है। उनकी अर्जी पर कोर्ट ने तमाम दलीलें उनकी सुनी हैं, मगर अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। इस तरह से उनकी जमानत अभी हो नहीं पाई है। कोर्ट ने इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। इसके मुताबिक अब वो 1 सप्ताह बाद ही कोर्ट से ये पता चल पाएगा कि सत्येंद्र जैन की जमानत होगी या नहीं है। बहरहाल बता दें कि आप आमदी की सरकार में उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करोड़ों रुपए का गबन कर रहे थे और उन पर, उनके हक में आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, सरकार के चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने उनके बचाव में तमाम बातें कही थी। मगर अब जब से वो जेल में हैं तो इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें लेकर के कोई हमदर्दी या उनके लिए कोई कोशिश होते नहीं दिख रही है। और कहा जा रहा है कि गुजरात हिमाचल इलेक्शन में
केजरीवाल अपनी सारी ताकत झोंके हुए हैं और उन्हें सत्येंद्र जैन की कोई फिक्र नहीं। तो बहरहाल इस तरीके से सत्येंद्र जैन को अभी भी जेल में ही रहना पड़ रहा है। और हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों की चल रहे चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम तरह के ख्यालात का इजहार किया है। इसमें उन्होंने अपराध और अपराधियों को रोकने के लिए हर तरीके की कोशिशों को लेकर राज्यों में आपस में सहमति और निकटता पर जोर दिया है कि इस तरीके के जो भी कार्रवाई हो उस पर राज्य आपस में इस तरह का सहयोग करें कि इस पर कारगर कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन और वन यूनिफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस के लिए अब देश में वन नेशन और वन यूनिफॉर्म के तहत ही काम होना चाहिए। इस पर जो है गौर किया जाए। इसमें चाहे वक्त लग सकता है लेकिन वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा कुछ और भी उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर के और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और तमाम सोशल मीडिया पर फेक खबरों को लेकर के भी अपने चिंता का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी न्यूज़, फेक न्यूज़ पूरे देश को तबाह कर देती है, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देती है। ऐसे में हमें इस तरीके की फेक न्यूज़ से बचना चाहिए और कोई भी न्यूज़ को हमें फॉरवर्ड करने के पहले उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए कि उसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो इस बहरहाल नरेंद्र मोदी ने इस पर सख्त चिंता जताते हुए कहा कि हम अक्सर ऐसी खबरों को एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं रहती, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करने वालों को सलाह दी कि वो इससे बचें। और उधर नई दिल्ली से जारी एक खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मुंबई में हो रही बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि मुंबई में आतंकवादी हमले में आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसमें ये पता चल सके, बात सामने आ सके कि इसके पीछे किसका हाथ था। उन्होंने कहा सूत्रधारों को बचाने की अभी भी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने सुरक्षा परिषद में इस बात को खुल करके कहा कि मुंबई हमले में जो कुछ हुआ उसके पीछे जो ताकतें थीं उन्हें बचाया जा रहा है। अभी तक कार्रवाई न होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसके पीछे कुछ मुल्क जो हैं वो सुरक्षा परिषद में अपना दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं। तो बता दें कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की ये बैठक मुंबई के ताज होटल में की जा रही है, जहां जयशंकर ने अपने इस तरीके के वक्तव्य को रखा। और इससे कबल वो मुंबई हमलों में मारे गए तमाम लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और उधर श्रीनगर से खबर के मुताबिक कि बडगाम में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंसान की तस्करी करता था। पुलिस को जो इत्तला मिली जब उसने एक मकाम पर छापा बडगांव में मारा है, तो वहां से 14 महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें कुछ कम उम्र की महिलाएं भी शामिल थी। बताया जाता है कि 3 लोगों को पुलिस ने मौके पर पकड़ा है। पकड़े गए लोगों के मुताबिक पुलिस को जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे लोग तमाम ऐसे गरीब औरतों और लड़कियों को, महिलाओं को बहला फुसला के लालच दे के नौकरी का, काम का, पैसों का अपने करीब लाते थे और उनको फिर उनका शोषण करते थे और शोषण कराते थे और उसके बाद उनको बेच देते थे। इस तो और वो इस तरीके से उनको अपने कैद में रखते थे। तो पुलिस ने अब इन लोगों की निशानदेही पर 14 महिलाओं को बचा लिया और बाकी भी इस क्षेत्र में इस तरीके की दबिश दी जा रही है कि और कहाँ कहाँ ऐसे मामले हो सकते हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को जारी रखा है और कड़ाई से पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि कश्मीर में क्या ये भी मुमकिन था, इंसानियों की तस्करी हो रही है। खैर, पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है, तो समझा जा रहा है कि इस पर कारगर नियंत्रण हो सकेगा। इसके अलावा बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर से भारी मात्रा में
गोला बारूद और असलहे का जखीरा बरामद किया है। पुलिस का मानना है कि फिरोजपुर की पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरीके का जखीरा बरामद हुआ है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने के लिए ये गोला बारूद इकट्ठा किए गए थे। इसमें तमाम मैगजीन, राइफल्स और गोला बारूद मिले हैं, जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। और पुलिस का कहना है कि उसको अपने सूत्रों से जो इत्तला मिली तो उसने मौके पर पहुंच करके इसको बरामद कर लिया, नहीं तो किसी भी बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने अपनी छानबीन को जारी रखा है और फिलहाल मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। और अब कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। मास्को से जारी एक खबर के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत विकास के क्षेत्र में जिस तरीके से तरक्की की है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जो विकास किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में देश और तरक्की कर रहा है। इस पर उन्होंने उनको बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने में रूस ने जिस तरीके से हौसला अफजाई की है, उससे भारत में काफ़ी तारीफ की जा रही है। जबकि उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मोहम्मद इमरान खान को लेकर तमाम खबरें छापी जा रही हैं। इस वक्त इमरान खान अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च निकाला है। अपने लॉन्ग मार्च के निकालने के तहत वो पाकिस्तान के वकीलों के पास, लाहौर बार एसोसिएशन के वकीलों के पास पहुंचे थे। वहां उन्होंने वकीलों से अपने लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए अपील की और कहा कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मगर जब वो वहां से वापस होने लगे तो उन्हें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। अचानक पीछे से इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान घड़ी चोर है के नारे लगने लगे। कुछ वकीलों के गुट ने जब इस तरीके का नारा लगाया तो उनके इमरान खान के खेमे में भगदड़ मच गई और उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे वो किसी तरह से इमरान खान को वहां से सुरक्षित निकाल के ले जा पाए। अब इमरान खान के खिलाफ जिस तरह के नारा कि इमरान खान घड़ी चोर है सुन करके इमरान खान खूब हैरत में है कि जिस सियासी मकसद के लिए वो निकले थे उसमें उनके खिलाफ भी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस तरीके से उनके लॉन्ग मार्च के कामयाब होने पर भी अब सवालिया निशान लग गया है। बहरहाल इमरान खान अपनी सियासत को लेकर भले जो कोशिश करें, लेकिन वहाँ पर उनके खिलाफ मुखालफत भी जमकर हो रही है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। आदाब, नमस्कार।